तो कल हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी मार्गों तक पहुंचना संभव हो गया था। इसके बाद में अगला बिंदु जो आज हमें चर्चा करनी है, वहाँ से प्रारंभ करना है, कर्तन एवं दहन पद्धति। जैसा कि मैं कई बार इसकी जिक्र आपके साथ कर चुका हूँ कि जो पुरातन कृषि पद्धति है, जिसे हम झूम कृषि के रूप में जानते हैं, और उस झूम कृषि में क्या होता था, पहले जंगल को लोग काटते थे और काटने के बाद में उसी स्थान पर उसको जलाते थे, इसीलिए कहते हैं कर्तन एवं दहन पद्धति। और वहाँ पर 2, 3, 4 वर्ष तक वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, और जैसे ही उस भूमि की उर्वरता समाप्त हुई तो अन्यत्र स्थान पर जाकर सेम प्रक्रिया को दोहराया, जंगल काटा, उसको वहीं जलाया, 2-4 साल फिर वहाँ खेती की, फिर आगे बढ़ गए। इस प्रकार की ये पुरातन पद्धति है कृषि करने की, जिसे हम भारत में झूम कृषि कहते हैं, और श्रीलंका में इसको चैना कहते हैं। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन बनाती हैं। बेसिन का मतलब होता है कैचमेंट एरिया, यानी जहां तक उन नदियों का प्रभाव क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस नदी का बेसिन क्षेत्र कहते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन दुनिया का सबसे बड़े बेसिनों में गिना जाता है। यह बेसिन उपोष्ण में 10% नहीं, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। जैसा कि हम जानते हैं ये प्रतिशत नहीं है, ये 10 डिग्री है, यहाँ 10 डिग्री है, तो आप प्रतिशत की जगह इसको डिग्री पढ़िएगा, है ना। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। आप लोग जानते हैं कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, और इसीलिए जो भी अक्षांशीय विस्तार होगा वो उत्तर से उत्तर होगा। आप जानते हैं कि हमारे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ पूर्व की वीडियो में, वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में यह बेसिन जो है हमारे देश की, वो उपोष्ण है, मतलब गर्म है। हमारे भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसून मध्य जून से सितंबर के बीच में वर्षा कराते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में सर्दी होती है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है, क्योंकि जलवायु यहाँ की अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ उर्वर भूमि है, भूमि उपजाऊ है, तो अन्न की पैदावार ज़्यादा होती है, तो जनसंख्या भी वहाँ ज़्यादा होती है। धान की यहाँ मुख्य फसल है। सुंदरवन जैसे डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मैंग्रोव वनस्पति होती है वो डेल्टाई भागों में पाई जाती है, डेल्टाई भागों में पाई जाती है। और चाहे वो डेल्टाई भाग ही गंगा या ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो, कावेरी नदी का डेल्टा हो, कृष्णा नदी का डेल्टा हो, समुद्री तट पर जो डेल्टा बनते हैं वहाँ पर जो वनस्पति होती है उसको हम मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। इसी मैंग्रोव वनस्पति का एक नाम है सुंदर प्रजाति के वृक्ष हैं। और हमारी जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी प्रजाति के वृक्षों की अधिकता है, इसीलिए उस वन को हम सुंदर वन के नाम से जानते हैं। यहाँ वेदिका कृषि होती है। वेदिका मतलब जैसे पहाड़ी इलाका है तो वहाँ सीढ़ियों जैसी खेत बना दिए जाते हैं, सीढ़ियों जैसे खेत बना दिए जाते हैं, जिससे कि उसका कटाव कम से कम हो, उसको हम वेदिका कृषि बोलते हैं। वेदिका का निर्माण खड़े ढालों वाले स्थान यानी पहाड़ी इलाकों में करते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में शुशु बोलते हैं।
अथवा उसे आंधी डॉल्फिन कहा जाता है। अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। तो डॉल्फिन एक जीव है, जंतु है, और डॉल्फिन मछली आप लोग जानते हैं, लेकिन ये डॉल्फिन मछली नहीं है, ये स्तनधारी है, मैमेलिया है, और ये हमारी गंगा में पाई जाती है। इसे हमारी गंगा की डॉल्फिन के नाम से भी हम जानते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के चारों मार्ग सुविकसित हैं। बिल्कुल, ये यूपी वाला, पश्चिम बंगाल वाला, बिहार वाला एरिया चर्चा का विषय चल रहा है इस समय। तो इसमें सब कुछ विकसित है, अनाज हो रहा है, जनसंख्या भारी है, रेल सड़क मार्ग सब कुछ विकसित है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर, चारों मार्ग हैं। आंतरिक जल मार्ग भी है, यानी गंगा में, ब्रह्मपुत्र में हम नाव के द्वारा भी व्यापार कर लेते हैं। तो अंतर्देशीय जल मार्ग भी है, सड़क भी है, रेल भी है और हवाई अड्डे भी हैं। तो चारों यातायात के साधन यहाँ अच्छे विकसित हैं। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। पत्तन तो आप जानते ही हैं, जो बंदरगाह होते हैं उसको पत्तन कहते हैं। हुगली एक जगह का नाम है कलकत्ता के पास में, पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर हुगली नदी भी है, जगह का नाम भी है, और एक पत्तन भी है। पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल है, पर्यटन का सबसे बड़ा सिंबल है। इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम है। उसको इलाहाबाद कहते थे, अब उसका नाम बदल गया है, प्रयागराज उसको कहने लगे हैं, है ना। तो वो है उत्तर प्रदेश में, बिहार में बौद्ध स्तूप बने हुए हैं। लखनऊ का इमाम बाड़ा बना हुआ है, लखनऊ के नवाब, और नवाब इमाम बाड़े में रहते थे। असम का काजीरंगा है, एक शींग के लिए जाना जाता है, गेड़ा हाथी के लिए जाना जाता है। और ऐसे असम का मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, जो बहुत सारे कई दर्शनीय स्थल है। जिन ये गंगा ब्रह्मपुत्र वाला एरिया है उसकी बात हो रही है। जिन प्रदेशों के पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है उसे घास स्थान कहते हैं। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और दूसरे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास के स्थल। प्रेयरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ है साइल। ये समतल, मंद ढलान और पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहां पेड़ कम और घास अधिक होती है। प्रेयरी घास का मैदान पेड़ कहाँ मिलेंगे? अमेरिका में मिलेंगे आपको प्रेयरी घास के मैदान। प्रेयरी में 2 मीटर तक ऊंची घास पाई जाती है। इसे घास का सागर कहते हैं। प्रेयरी घास के मैदान को क्या कहते हैं? घास का सागर कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि प्रेयरी घास का मैदान है, स्टेपी घास का मैदान है, उपजाऊ मैदान माने जाते हैं। अमेरिका की प्रेयरी का अपवहन मिसिसिपी की सहायक नदियां तथा कनाडा की प्रेयरी का अपवहन सस्केचुआन नदी की सहायक नदियां करती हैं। प्रेयरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थान है। रेड इंडियन लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी हैं। रेड इंडियन लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी हैं। कहाँ के? अमेरिका के। ध्यान रखना, अमेरिका के जो आदिवासी हैं वो रेड इंडियंस हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि रेड इंडियंस इंडिया में रहते होंगे, जी नहीं। रेड इंडियंस जो लाल मुंह के लोग हैं वो अमेरिका के मूल निवासी हैं, अमेरिका के आदिवासी समुदाय के लोग हैं रेड इंडियंस। अमेरिका याद रखना इसको, ठीक है। प्रेयरी एवं अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो की तथा पानी के भी निवास स्थल है। पौनी के भी निवास स्थल है। चिनूक गर्म हवा है, और ये लोकल विंड है, गर्म हवा है चिनूक। और ये चिनूक हवा है, इसे हम बर्फ की हिम बच्ची कहते हैं। अमेरिका में रॉकी पर्वत से ये नीचे उतरती है, नेचर में गर्म होती है। तो जब अमेरिका में रॉकी पर्वत के नीचे बर्फ जम रही होती है, बर्फ से रास्ता बंद हो रहा होता है, उसी समय ये चिनूक हवा चलती है। और चूंकि चिनूक हवा स्वभाव से थोड़ी गर्म है, तो उस बर्फ को वो क्या कर देती है, जो रास्ते में जम गई है, पिघला देती है। वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि मानो वो बर्फ को खा गई हो। लोग अच्छा फील करते हैं, उनका रास्ता साफ हो गया है। तो चिनूक हवा को अमेरिका में हम लोग हिमभच्ची हवा के नाम से भी जानते हैं।
ऐसे ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य में स्थित होने के कारण चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल तापमान है ये। उत्तरी दक्षिणी अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक स्थानीय पवन चलती है। प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन घास है। इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है। अमेरिका में मक्का बहुत होता है। हाँ जी, अमेरिका का दक्षिण पूर्वी, अमेरिका में दक्षिण पूर्वी जो एरिया है, न्यूयॉर्क के नीचे आप आइएगा, पेंसिल्वेनिया है, न्यूयॉर्क है, वहाँ आप जाइएगा तो वो मक्का के लिए हब है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपकॉर्न, सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पर होता है? अमेरिका में होता है। तो वो अमेरिका का एक मैदानी हिस्सा है जहाँ मक्का होता है। वहाँ मक्का खाने के काम में नहीं आता, मनुष्य नहीं खाता उस मक्के को, वहाँ जानवरों का चारा है मक्का। ठीक है, जानवर खाते हैं उसको। ओके, अन्य फसलें आलू, सोयाबीन, कपास और अल्फाल्फा है। यह क्षेत्र मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त है। विशाल मवेशी फार्म को रैंचो कहते हैं और उसकी देखभाल करने वाले को काउबॉय, अमेरिका में क्या बोलते हैं? काउबॉय। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पशु है। बाइसन एक भैंस की प्रजाति है वो। अब ये पशु लगिए लुप्त हो गए हैं, इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अमेरिका खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत अग्रज देश है, बहुत अग्रणी हो गया है और उसका कारण है न्यू टेक्नोलॉजी का यूज। यानी अमेरिका नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, इसीलिए आज पूरी दुनिया में वो खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 की श्रेणी में जा रहा है। कंबाइन यंत्र ये एक मशीन है जो बुवाई, जुताई और प्रेशर तीनों का कार्य करती है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी घास के मैदान को विश्व का धान्यागार कहते हैं। दुग्ध उत्पादन एक महत्वपूर्ण उद्योग है। डेयरी, अमेरिका के बारे में बात चल रही है। डेयरी जैसे वहाँ पे 5 ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर है ना, वहाँ पर ह्यूरॉन है, इरी है, ओंटारियो है, मिशिगन है, ये 5 महान झीलें हैं। अमेरिका कनाडा में मिक्स हैं। वहाँ के आसपास के एरिया में डेयरी फार्मिंग बहुत मजबूत है। वहाँ पर डेयरी फार्मिंग बहुत मजबूत है। तो अमेरिका ना मिल्क प्रोडक्शन में भी टॉप पर है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक है, वही जो मैं 5 बता रहा था, अटलांटिक तक ये फैला हुआ है। डेयरी का मतलब ये है कि जहाँ घास अच्छा होगा वहाँ पशुपालन भी अच्छा होगा। ठीक, चलिए, दुग्ध उत्पादन और कृषि दोनों खाद्य प्रकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश भी है। ठीक है, अमेरिका के बारे में ही चल रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी में प्रमुख नगर शिकागो, मिनियोपोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास, डेनवर हैं। कनाडा के प्रेरी के प्रमुख एडमंटन, सैस्काटून, कैलगरी, पिटमॉन्ट, ये शहर है कनाडा के। बेल्ट जो घास के मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह बेल्ट नाम के डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को बेल्ट भी, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को बेल्ट कहते हैं। बेल्ट 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार हैं। यहाँ एक पर्वतमाला भी, दक्षिण अफ्रीका, ड्रैकेंसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका देश है, वहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान भी स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च बेल्ट स्थित है जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। ऑरेंज और लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण बेल्ट की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु ठंडी और शुष्क होती है। तो ठंड के दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है।
जुलाई सबसे ठंडा महीना है, साउथ में है ना, इसीलिए। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक और गर्म होती है। बेल्ट के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच में यानी ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। ये सब दक्षिण गोलार्ध की बात हो रही है। दक्षिण गोलार्ध में सारी घटनाएं हमारे देश से विपरीत होती हैं, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं और वो दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में हमारे गोलार्ध के सब विपरीत होता है। हमारे यहाँ सर्दी है तो वहाँ गर्मी होगी, हमारे यहाँ गर्मी है तो वहाँ सर्दी होगी, ऐसा होता है। ठीक है, जैसे उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन है तो वहाँ दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात है। अगर उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात है तो वहाँ दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन है, ऐसे उल्टा होता है। यहाँ वनस्पति भी विरल है। लाल घास बेल्ट की झाड़ियों में पैदा होती है। बेल्ट पशुपालन और खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मक्का, गेहूं, ज्वार, अखरोट, आलू यहाँ की मुख्य फसल है। भेड़ पालन यहाँ की मुख्य व्यवसाय, मेड़ नहीं भेड़ है ये। इससे बेल्ट में ऊनी उद्योग काफी विकसित हुआ है, क्योंकि ऊन किससे बनती है? भेड़ से बनती है। तो यहाँ बेल्ट जो दक्षिण अफ्रीका का जो घास मैदान है वहाँ भेड़ों का पालन ज्यादा होता है, और भेड़ों का पालन ज्यादा होगा तो ऊन का उद्योग वहाँ विकसित होगा। मेरियो भेड़ वहाँ पे मेरिनो भेड़ बहुत फेमस है, अच्छी क्वालिटी की है। बेल्ट में खनिजों का भी बहुत सारा भंडार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना, हीरा दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है पूरी दुनिया में। जोहान्सबर्ग को तो हम स्वर्ण की राजधानी कहते हैं। इट इज द गोल्डन कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। Johannesburg is the beautiful city of the South Africa, and you can say it is the golden capital of the South Africa. Johannesburg. Kimberley is the biggest mine of the क्या बोलेंगे, हीरे की सबसे बड़ी खदान है। डायमंड यानी इट इज द लार्जेस्ट माइन ऑफ द डायमंड। किम्बरले यहीं पर है दक्षिण अफ्रीका में। तापमान के आधार पर रेगिस्तान ठंडे या गर्म हो सकते हैं। बिल्कुल गर्म रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल चलना है तो हमारे भारत में लेह लद्दाख में जाइए, ठंडा मरुस्थल है वो। ठीक है, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में। बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ है, ये विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉर्तोनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ये सभी सहारा मरुस्थल के देश हैं। सहारा में बजरी के मैदान, नग्न चट्टानें, सतह वाले उत्थित पठार भी हैं। नग्न चट्टानों का मतलब है चट्टानों में घास वगैरह नहीं है। ये चट्टानी सतह 2500 मीटर से लेकर ऊंची है, 2500 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा हुआ करता था कभी, लेकिन यहाँ जलवायु परिवर्तन ऐसा हुआ कि वर्षा बहुत कम होने लगी, तापमान बढ़ता गया, रेगिस्तान बन गया। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र तो इतना गर्म है, दुनिया का सबसे गर्म स्थान माना जाता है अल अजीजिया, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में। यहाँ सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है मनुष्य 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहने की क्षमता रखता है, ये मैक्सिमम है उसका। तो आप सोचो सहारा मरुस्थल में जो लोग रह रहे हैं, जहाँ का तापमान 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्डेड है, वहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे। हालांकि सहारा मरुस्थल एक बहुत ही कम जनसंख्या वाला एरिया है, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन जो भी लोग रहते हैं वो बहुत गरीब हैं, बहुत जलवायु की बहुत मार पड़ती है उन पर, ब्लैक हो जाते हैं बिल्कुल। सहारा की वनस्पतियों में कैक्टस है, खजूर के पेड़ है, एकेशिया है, कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हर द्वीप भी मिल जाएंगे कहीं कहीं। वैज्ञानिकों को यहाँ से मछली के कंकाल भी मिले हैं। मछली के कंकाल मिले, इसका मतलब वहाँ पहले कोई महासागर होगा, सागर होगा, झील होगी, कुछ तो होगा, आज नहीं है। ठीक, यहाँ बेदुइन और तुआरेग समुदाय के लोग निवास करते हैं। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं।
यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम शामिल हैं। जब रेत को पवन उड़ाकर ले जाती है तो वहां गर्त बन जाता है, गड्ढा बन जाता है ना रेत में, जब उसको रेत उड़ा के ले जाती है। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ लगाते हैं, खजूर खाते हैं। खजूर इट इज़ अ वेरी गुड फूड, बहुत अच्छा फूड है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान एक ऐसा ही विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ठंडा रेगिस्तान जैसे भारत का मैंने कहा लद्दाख है, ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख शब्द दो शब्दों से मिलकर ला, और ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश। लद्दाख को खापाचान भी कहा जाता है जिसका अर्थ है हिम भूमि। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख है। द्रास द्रास सेक्टर बोलते हैं ना, जहाँ हमारी आर्मी पड़ी रहती है द्रास सेक्टर में, ये कोल्डेस्ट एरिया है हमारे भारत का, लद्दाख में। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बहुत बड़े हिमालय में सिंधु नदी बहती है। बिल्कुल, सिंधु कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर से, और हमारे जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में बहती हुई कराची के पास जाती है, और कराची में जाके अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। ये नदियां गहरी घाटियां महाखंड गौर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे गरिंगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल से लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ऊपर है, तो बहुत ठंड रहती है। रात में तो यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो देखिए आप, यह हिमालय के वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। लद्दाख लेह में तो बताते हैं कि वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही तुषारघात हो सकता है, आपको पैरालाइज आप हो सकते हैं। बॉडी एक जैसे मौसम में रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पैर आपके एसी में सो रहे हैं और इतना ऊपर का हिस्सा आपका बढ़िया अलाव जल रहा है उसमें है, आपको पक्षाघात हो जाएगा, लकवा मार जाएगा। वहाँ पर ये स्थिति होती है ना, छाया और धूप में। हाँ, यहाँ उच्च उष्णता के कारण वनस्पति बहुत कम है। यहाँ की घाटी में सरपत बिलो एक पॉपुलर उपवन है, पौधा होता है बिलो का, सरपत का वो। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं, इनमें रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एंड हुप। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतुश नाम के इसके ऊन के लिए किया जाता है। ये वजन में हल्के और गर्म होता है। लद्दाख के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं, है ना। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ बने हैं, परंपरागत गोंपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैमिश, थक्से, से और लामायुरु। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक लेह को जॉर्जिया दर्रा होता हुआ कश्मीर की घाटी को जोड़ता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बिलो से ही बनाया जाता है, उसकी लकड़ी से बनाया जाता है क्रिकेट का बल्ला। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, लुनगालाचा दर्रा और टरांगलंग दर्रा। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है, बाकी तो बर्फ जमी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका इतिश्री होता है। भौगोलिक पर्यावरण का भाग 3 आ गया, वही बिंदु आगे बढ़ा दिए गए हैं। कुछ जानकारियां हैं, सामान्य जानकारियां हैं, बिंदुवार उनकी चर्चा की गई है। आइए मैं भी आपके साथ थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ उनकी। जैसे पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है हमारा विचार, हमारा आविष्कार, उस पर हमारा एकमात्र अधिकार होता है, उसको पेटेंट कहते हैं। यानी मान लो मैंने कोई किताब लिखी और मैंने उसको पेटेंट करा लिया, तो उस किताब की कॉपी कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वो पेटेंट है, मेरा एकाधिकार है उस किताब पर। ठीक है। संसाधन, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता।
धातुओं का मूल्य होता है लेकिन मनोरम भूदृश्य। अब बढ़िया सुंदर जंगल, बढ़िया सुंदर आपको घास का मैदान दिख रहा है तो उसका क्या आर्थिक मूल्य होगा? आपको अंदर से खुशी दे रहा है, यही उसका मूल्य है। धातुओं का मूल्य होता है लेकिन मनोरम भूदृश्य का कोई मूल्य नहीं है। दोनों ही मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, कोई कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हाँ, मनुष्य अपने आप में, ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं, अपने आप में ही सबसे बड़ा संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी है, जंगल है ना, और नदियां हैं, झील है, तालाब, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। खनिज है। विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार और वितरण के अनुसार वास्तविक संसाधन, एक्चुअल रिसोर्सेज, संभाव्य रिसोर्सेज वे हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा का हमें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से बहुत सारी मात्रा इस संसाधन की निकल सकती है। जैसे यूरेनियम के बारे में कहा जाता है, तो यूरेनियम एक संभावित संसाधन है हमारा, क्योंकि अभी भारत में केवल झारखंड का जादूगुड़ा है, वहाँ से ही यूरेनियम निकाला जाता है। लेकिन भारत में बताया गया केरल में भी मिल सकता है, तमिलनाडु में मिल सकता है, तो अन्य स्थानों पर भी यूरेनियम मिल सकता है। मध्य प्रदेश में भी पता चला कहीं से मिल सकता है। तो एक संभावना, ये संभावित है, ये ठीक है ना, संभावित साधन है। 200 साल पहले तेज गति वाली पवनें एक संभावित संसाधन हुआ करती थी, तो आज ये वास्तविक संसाधन बन गई हैं। नीदरलैंड के पवन फार्मा पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तट पर पवन चक्कियाँ देखी जा सकती हैं। और वास्तविक संसाधन जो है, जो अभी हमारे सामने है, वो वास्तविक है, ठीक है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला है, वास्तविक संसाधन है। हमारे भारत में कोयला है, वास्तविक है। खनिज तेल है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, वास्तविक है, मुंबई हाई से। दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी संभावित संसाधन, वास्तविक साधन है, क्योंकि वो अभी हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैविक अजैविक घटकों में बांटा सकते हैं। अजैविक में यही है, मृदा, चट्टान, खनिज वगैरह, और जैविक में क्या है, सजीव है सभी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम आगे चर्चा और उसमें कल कर लेंगे।